अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। सियासतदान तो पहले ही बेजार थे और सियासत का पहले ही बेड़ा गर्क हो चुका है। अदालतें भी मुकम्मल तौर पे हुकूमती कंट्रोल में हैं और जजेस दस्तो गरेबा हैं अख्तियारात के लिए, मगर जो बच गया था वो सहाफ़त थी। और आज सहाफ़ी और सहाफ़त दोनों ही सड़कों पर रुल रहे हैं, क्योंकि मीडिया के हवाले से, सोशल मीडिया के हवाले से हुकूमत एक ऐसा कानून लेकर आई है जो शायद काला कानून भी कम है उसको डिस्क्राइब करना। और पूरे पाकिस्तान में आज सहाफ़ियों ने भरपूर एहतजाज किया इस काले कानून के हवाले से, जिसमें 3 साल कैद की सज़ा, 20 लाख रुपए तक के जुर्माने की सज़ा मुकर्रर की गई है। और इसमें जो अथॉरिटी, जो ट्राइब्यूनल, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बनाई जा रही है, जो शिकायती कौंसल बनाई जा रही हैं, इसमें तमाम तर अरकान की तकर्री हुकूमत की मर्ज़ी और मंशा से होगी। और मीडिया को कंट्रोल क्यों किया जा रहा है? आखिर ऐसे सख्त कवानीन जो शायद जनरल मुशर्रफ के दौर में भी किसी ने नहीं सोचे थे, क्यों लाए जा रहे हैं? क्या ये उसी एक मंसूबे का तसलसल है कि जिसके तहत पहले सियासत को काबू किया गया, फिर अदालतों को कंट्रोल किया गया और अब सहाफ़ियों का गला घोटा जा रहा है? और ये गला सहाफ़ियों का नहीं घोटा जा रहा। सहाफ़ी तो मुआशरे की आँख और कान होते हैं। ये गला अवाम का, शहरियों का, उन बेबस, मजलूम, लाचार और नाइंसाफ़ी का शिकार अवाम का, कि जिनके बारे में सहाफ़ी ख़बरें करते थे, तज्ज़िये करते थे। और सोशल मीडिया एक आम आदमी के हाथ में एक उसका बेहतरीन हथियार था, जिसके ज़रिए वो पूरी दुनिया तक अपनी आवाज़, अपना पैगाम पहुंचा पाता था। अब इस एहतजाज का क्या नतीजा निकलेगा? क्या वही जो कि सियासतदानों के एहतजाज का निकला, और क्या वही जो अदालतों में हो रहा है उस अख्तियारात की जंग का वो नतीजा निकलेगा? इसी वाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं एडवोकेट अली बुखारी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। और बुखारी साहब, आपको मुबारक हो, आप इस्लामाबाद के PTI के सदर भी अब मुकर्रर हो गए हैं। उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं सीनियर जर्नलिस्ट और कोर्ट रिपोर्टर साकिब बशीर साहब। हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खेलदास कोहस्तानी साहब ने। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं इस काले कानून की जो हुकूमत लेकर आई है, मगर हुकूमत ने वजह ये बताई है कि ये पीका के कानून में जो तरामीम की गई हैं, इन तरामीम की असल वजह वो फेक न्यूज़ या वो झूठी ख़बरें हैं जो सोशल मीडिया पर चलाई जा रही थी। मगर क्या ये झूठी ख़बरें जो हैं पाकिस्तान के अवाम, सियासतदान या सहाफ़ी चलाते हैं, या यह हुकूमत और हुकूमती इदारे भी चलाते हैं? इसकी एक झलक हम आपको पहले दिखाना चाहते हैं, आप मेहमानों को भी। और बेनज़ीर शाह एक जर्नलिस्ट हैं, एडिटर हैं जियो फैक्ट चेक की, और इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर वो उन ख़बरों की एक फ़हरिस्त जारी की है जो हुकूमती अरकान काबीना और हुकूमती जो रहनुमा थे, उन्होंने गाहे बगाहे वो बयानात दिए जो बाद में झूठे साबित हुए। सबसे पहले बेनज़ीर शाह ने जो ख़बर शेयर कर रखी है अपनी इस टाइमलाइन में ट्विटर की, इसमें बताया गया है कि मोहसिन नकवी साहब जब वज़ीर आला पंजाब थे तो उन्होंने ये दावा किया था कि पंजाब में 30% जो क्राइम है, जराइम है, उनमें कमी हुई है। ये दावा भी झूठा निकला। उसके बाद वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का ये दावा था कि बरतानिया में भी कानून के तहत जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं उनको टेलीफोन की निगरानी या फ़ोन टेपिंग की इजाज़त है। ये दावा भी गलत निकला, क्योंकि बरतानिया के जो ISI के मद्दे मुकाबल जो खुफिया एजेंसी है जिसका ताल्लुक अफवाज पाकिस्तान या बरतानिया के अफवाज से होता है, उनको भी इस तरह के अख्तियारात बिल्कुल नहीं हैं कि जिस तरह के आज़म नज़ीर तारड़ साहब जिसकी मिसाल दे रहे थे। फिर उसके बाद वज़ीर इत्तलात व नशियात अता तारड़ साहब का भी एक दावा झूठा निकला। और फैक्ट चेक के मुताबिक अता तारड़ ने जो कहा था कि व्हाट्सएप की जो डिसरप्शन है पाकिस्तान में, जो व्हाट्सएप की बंदिश हो गई थी, उसका ताल्लुक पूरी दुनिया में इंटरनेट जो था वो बंद हो गया था, जबकि ये दावा भी वज़ीर इत्तलात व नशियात का झूठा साबित हुआ। उसके बाद फिर जो मुस्लिम लीग नून के MNA हैं, उन्होंने ये क्लेम किया था
और कि जो फायरवॉल है, फायरवॉल यूएसए और यूके में भी फायरवॉल का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। दानियाल चौधरी साहब का ये दावा था, मुस्लिम लीग नून के जो एमएनए हैं, और ये दावा भी दानियाल चौधरी साहब का झूठा साबित हुआ। फिर बेनज़ीर शाह ने एक और ख़बर ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा के हवाले से उन्होंने शेयर की है और कहा है कि जो पीटीआई के जो इमरान ख़ान हैं, उन्होंने इसराइल ने जो गाज़ा पर हमला किया है फ़लस्तीन में, उसकी मज़म्मत नहीं की। ये दावा भी गलत साबित हुआ और इमरान ख़ान के बयानात भी सामने बेनज़ीर शाह रिकॉर्ड पे लाई हैं, जिसमें उन्होंने इसराइल की मज़म्मत कर रखी थी। फिर उसके बाद बेनज़ीर शाह ने एक और दावा जो सरकारी हुकाम ने बार बार किया कि जो सरकार की ज़मीन है वो लीज़ आउट की जा रही है फ़ौज को, जहाँ पे उनका बड़ा जो ज़रूरी मंसूबा है ग्रीन पाकिस्तान, उसके लिए, उसकी फार्मिंग इनिशिएटिव के लिए वो ज़मीन मुकम्मल तौर पे बंजर है। ये दावा किया था सरकार गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने कि वो बंजर ज़मीन फ़ौज को दी जा रही हैं, जबकि ये दावा भी गलत साबित हुआ। उसमें तमाम जो ज़मीन थी उसमें मुकम्मल तौर पे वो ज़मीन बंजर नहीं थी, और कहीं ऐसी ज़मीनें भी थी जो काबिल काश्त थी और वहाँ पे काश्तकारी हो रही थी और ज़रूरी सरगर्मियाँ वहाँ पे हो रही थी। फिर उसके बाद अता तारिक साहब का एक और बयान है कि 26 नवंबर 2024 को जो पीटीआई ने इस्लामाबाद में एहतजाज किया था, उस एहतजाज में कोई भी कारकुन नहीं मारा गया। वो दावा भी अता तारिक का झूठा और फेक न्यूज़ साबित हुआ, क्योंकि बाद में तकरीबन 12 या 13 के करीब अफराद जो है उनकी हलाकतें गोलियां लगने से साबित हुई थी। फिर शहबाज शरीफ साहब का भी बयान है कि जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उन्होंने कहा कि कोई इंसदाद दहशतगर्दी का कोई महकमा ही नहीं है, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ही नहीं है, और ये उनकी लाइलमी थी या जो भी कहे, ये भी उनका एक दावा था, वो भी झूठा और फेक न्यूज़ साबित हुई। फिर पंजाब की वज़ीर इत्तलात थे वो उस्मा बुखारी, उनका ये कहना था कि पाकिस्तान में कोई भी सोशल मीडिया रूल्स नहीं है, कि सोशल मीडिया के कोई कवायद नहीं है जो सोशल मीडिया को कंट्रोल या चेक करते हैं, रेगुलेट करते हैं। ये दावा भी गलत था, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पीटीए पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी है और ये डेफेमेशन के लॉज हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लॉज हैं, जो इन तमाम सोशल मीडिया को जो है वो रेगुलेट पहले से ही कर रहे थे। फिर अता तारिक साहब का बयान था कि जो ट्विटर है वो पाकिस्तान में मामूल के मुताबिक काम कर रहा है। ये अता तारिक साहब ने भी बयान दिया था कि कोई बंदिश नहीं है ट्विटर के ऊपर, जो बाद में एक्स हुआ, तो वो दावा भी झूठा साबित हुआ। बहरहाल ऐसे बहुत से ऐसी फेक न्यूज़ हैं जो खुद हुकूमती एहलकार भी जो है फैलाते रहे हैं। तो सबसे पहले तो खेलदास को हस्तानी साहब क्या कहेंगे आप? हुकूमत ने ये जो मीडिया के लिए कानून लाया है, इसमें तो आप जो इस वक्त टीवी चैनल पे बैठे हैं, तो आप बता दें आपकी कोई पसंद के सवालात हैं तो वो मैं आपसे कर दूं, या आप खुद से ही सवाल करके फिर खुद से ही जवाब दे दें, क्योंकि अब हम तो यही डरते रहेंगे कि ये प्रोग्राम जब सोशल मीडिया पे जाएगा तो कहीं 3 साल कैद और 20 लाख रुपए जुर्माना ना हो जाए हमें। तो आप खुद ही आपके ख्याल में आप किस सवाल का क्या जवाब देना चाहते हैं? देखिए मतीउल्लाह जान साहब, आप एक पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी हैं और हम आपका कदर करते हैं। आप हमेशा सहाफ़त के लिए और आपका जो कलम या आपका बड़ा किरदार रहा है, और मैं तो आपका शुक्रगुजार हूँ। आज आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया, क्योंकि मैंने पहला जो नेशनल टीवी पे चैनल प्रोग्राम आपने ही मेरा किया था। रही बात जो आपके सवाल है कि ये मेरा कोई सवाल नहीं है, जो पूछना आपने अपनी मर्जी से बात करनी है, मैं कोई सवाल नहीं किया, खुदा न खास्ता। नहीं, ऐसा कोई कर्तन नहीं है किसी जर्नलिस्ट पे या एंकर पे कि वो सवाल ना करे। आपका हक है, सवाल करें, और आपकी ड्यूटी है, और आप सवाल करने के लिए, हम जवाब देने के लिए हाजिर हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नहीं है महसूस हो रही। तो फिर मेरा सवाल अगर आपने करने की इजाज़त दे दी है तो ये बताएं कि जब आप अपोजिशन में थे
तो इसी कानून को आप पे भी लागू किया गया था, और पीटीआई जब मीडिया के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया के ऊपर कानून साजी कर रही थी तो आप लोग तो हमारे साथ खड़े थे। अब वही चीज़ें लेके आप कह रहे हैं ये तो वही वाला कानून है, ये तो वही वाला है ना जो जिसकी आप भी मजम्मत करते थे फिर हमारे साथ खड़े होके, तो ये अब क्यों ये कानून को मंजूर कराया गया? देखिए मतीउल्लाह जान साहब, मेरा कुछ सहाफ़त से ताल्लुक़ रहा है, मैंने अखबार में रिपोर्टिंग की है मदीन से, और मैं कई साल अखबारों में लिखता रहा हूँ, आर्टिकल भी मैंने लिखे हैं। मैं अगर आज भी किसी सहाफ़ी से ज़्यादती होती है तो मुझे अफसोस भी होता है और मैं उसकी मजम्मत भी करूँगा। किसी भी जिम्मेवार सहाफ़ी से यहाँ उसको अगर निशाना बनाया जाता है, अच्छा, कल नहीं इस कानून के हवाले से आप क्या निशाना बनाया गया, हम आपके साथ देखें, कानून बेहतरी के लिए होते हैं। अच्छा। और कानून तहफ़्फ़ुज़ देता है, कानून कोई किसी का हक तलफी नहीं करता है। मैं समझता हूँ अगर तरामीम जो की गई है पीका, किसी जिम्मेवार सहाफ़ी के खिलाफ ये नहीं है। हाँ, ऑनलाइन फेक न्यूज़ जो जिससे सिर्फ पाकिस्तान नहीं दुनिया भर में इस पर चैलेंज है। आप अमेरिका को देख लें, आप दीगर ममालिक में देख लें, मगर जहाँ कानून होता है उसकी सज़ा भी हो जानी चाहिए। अगर फेक न्यूज़ होती है या कोई जिस तरह आप, मैं समझता हूँ आपको जो आपने इंट्रो में बातें कही है, ये कई हजारों फेक न्यूज़ और भी है जो आपने उसका भी जिक्र कर देते, मगर मैं नहीं ख्याल जो आप जिसको फेक न्यूज़ करार दे रहे हैं कि उनसे मुआशरे को, मुल्क को कोई फर्क पड़ा है या वो फेक न्यूज़ है। एक कोई जिस तरह आपने कहा कोई लालमी या कोई किसी खबर की कोई किसी बात कर दी तो अलग, मगर जो फेक न्यूज़ है जिससे मुल्क में इंतशार फैले, जिससे किसी पे झूठा इल्जाम लगाया जाए, उसका सदेबाब तो होना चाहिए ना। चलें सही है। मैं नहीं समझता पाकिस्तान में कोई जिम्मेवार जर्नलिस्ट जो है वो कोई झूठी खबर देता है। अच्छा खिलदार साहब ये बताएं ना, फेक न्यूज़ की एक वजह ये भी है कि जो असल खबर है, जो असल न्यूज़ है वो हुकूमत तो देती नहीं है। हुकूमत का ये हाल है कि 26 नवंबर को फायरिंग हुई, लोग मरे, तो आप लोग तो ये तक नहीं बताते कितने बंदे मरे। तो जब लोग जो है स्पेकुलेशन करते हैं और कहते हैं इतने बंदे मरे, आप कहते हैं फेक न्यूज़, तो भाई रियल न्यूज़ होगी तो फेक न्यूज़ नहीं होगी ना। आप रियल न्यूज़ क्यों नहीं देते आप लोग? देखिए पहली बात, ना 280 लोग मरे थे, ना 287 मरे थे, ना 100 मरे थे। तो कितने मरे थे आप बता दें। आप चलें आज बता दें कितने मरे थे, आप बता दें आज कितने मरे थे, कितना टाइम गुजर गया, अब तो आपको पता हो। मैं बड़ा हैरान हूँ जिस जमात की सोशल मीडिया स्ट्रांग है, जो हर चीज पे झूठ को सच साबित करती है। अगर कोई शख्स लाश पड़ी हुई है, अगर कोई गोली चली है, उसका वीडियो उसके पास कैसे? खेलदार साहब आप इनको छोड़ें, खेलदार साहब इस्लामाबाद के सारे जर्नलिस्ट वहां मौजूद। खेलदार साहब इनको छोड़ें, आप बता दें कितने बंदे मरे थे। आप जितने कहेंगे हम मान लेंगे, आप बता दें। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ जो पार्टी दावा कर रही है 280, 87, 12, 14, 16 वो हकायक लाए। वो कहते हैं कि हमारे इतने मिसिंग पर्सन है। चलें ठीक, भाई कहाँ मिसिंग पर्सन के नाम दे दें। अच्छा। सिर्फ झूठ आप कब तक फैलाते रहेंगे? चलें तो ठीक है। मुझे ये पता है कि इसमें पुलिस के जवान कितने शहीद हुए, जख्मी कितने अस्पतालों में पड़े होंगे। हाँ, हो सकता है कोई इनकी अपनी गोली से या इनकी कोई फायरिंग से कोई हलाक हो गया हो, मगर झूठ जो दिखाया गया वो हकायक जब सामने आए वो सब कुछ ये नहीं था। जो दावा की गई थी, जो इल्जाम लगाया गया था, वो सब झूठ साबित हुआ है। ठीक है कोरस्तानी साहब, एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। अली बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं और साकिब बशीर, मगर हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर ज़मीर हुसैन गुमरो भी टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक सहाफ़ी प्रोग्राम में। अली बुखारी साहब, पीटीआई जो है काफ़ी सियासी तौर पे विक्टिम भी रही है, टारगेट भी रही है, तो आपको क्या लगता है कि सियासत के बाद अदालत और अदालत के बाद अब सहाफ़त, ये कोई बड़ा मंसूबा है, कोई तसलसल है किसी बड़ी ग्रेट गेम का जो पाकिस्तान में खेली जा रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मतीउल्लाह जान साहब, बात यह है कि आपने खुद अपने सवाल में एक जवाब भी रखा है कि ये सबसे पहले 8 फरवरी को मैंडेट चोरी से स्टार्ट हुआ और अब नौबत यहाँ पर आ चुकी कि आप मुझसे ये भी नहीं पूछ सकते कि अली बुखारी साहब फॉर्म 45 का क्या हुआ, फॉर्म 47 का क्या हुआ, क्योंकि जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की बात करेंगे
कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो बॉडी बनी हो या जो नेशनल असेंबली के बंदा बैठा होगा, चाहे वो जाली तरीके से ही बैठा हो, तो आपका प्रोग्राम जब भी चलेगा ये सोशल मीडिया पर तो आप पे पर्चा होगा। अब तो ये सवाल करने के लिए भी मैं एक और प्रोग्राम में अभी मैंने एक एंकर से कहा कि आप ये अगर इम्प्लीमेंट हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है, प्रेसिडेंट साइन कर देता है, तो उसके बाद तो आप, मैं ये सोचता हूँ कि आपके प्रोग्राम में 1 घंटा बैठ के आप मुझसे क्या बातें करेंगे, क्या पूछेंगे मुझसे? ना आप पॉलिटिकल बात कर सकेंगे, क्योंकि जब भी आप पॉलिटिकल बात स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट होगी 8 फरवरी से, स्टार्ट होगी आपकी अदम एतमाद की तहरीक से, स्टार्ट होगी डोनाल्ड ल्यू से, वहाँ से चलते चलते आप यहाँ तक पहुँचाएंगे। जब यहाँ तक पहुँचाएंगे तो इसके अंदर सारे बैरियर्स होंगे, सारे ब्रिजेस होंगे, जो दिबाचा जब आप पढ़ें जो इसका जो एक्ट है, तो उससे तो बिल्कुल गला दबा दिया है। अब आप आखिरी चीज़ जो रह गई है पाकिस्तान में आज़ादी के लिए, वो सांस लेना है। तो मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि ये सांस के ऊपर का पाबंदी लग जाएगी कि आप सिर्फ इतनी देर सांस ले सकते हैं, उसको इतनी देर सांस रोकना है, वो ही पता चलेगा। सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम। यही बात मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो एक इत्तेहादी है हुकूमत में, उनकी सेनेटर हैं शरीर रहमान, उन्होंने इस कानून के हवाले से क्या कहा? मैं तो आपको पीपल्स पार्टी की तरफ से एश्योरेंस दिलाती हूँ कि हम, अगर वो नहीं मिल रहे तो हम आपके साथ ज़रूर मिलेंगे। ये कोई किसी चीज़ पर कुछ ख़त्म नहीं हुआ। ये बिल है, इस पर आज अमेंडमेंट्स लाए, हम कल इस पर और ला सकते हैं। यू कैन होल्ड अस टू अकाउंट। और अफसोस है मुझे कि हम कमेटीज़ में नहीं एंटरटेन कर सके। मैं कमेटीज़ को कुछ कहना नहीं चाहती। इस वक्त जो माहौल है वो ये है कि बस बिल पास होना है, बिल पास होना है। मैंने आज भी इनसे बात की है कि अमेंडमेंट्स आनी चाहिए। मतलब एक वेबसाइट की है कि पूरा का पूरा आपका प्लेटफॉर्म बंद हो जाएगा, ये तो नहीं हो सकता, ऐसे तो नहीं हो सकता। किसी भी अब्यूज़ और मिसयूज़ के लिए लॉ नहीं बनाए जाते हैं। और ये अगर उजलत में हुआ है तो कमेटीज़ के हवाले से, क्योंकि ये नॉर्मली ये काम कमेटीज़ में हो जाता है, तो हम फिर से खोल देंगे, हम अमेंडमेंट्स लाएंगे। मैं आपके साथ अमेंडमेंट्स लेके आऊँगी। सेनेटर शरीर रहमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये उस सेनेट की दाखिला कमेटी की रुकन भी हैं और पीपल पार्टी के 3 अरकान हैं। और ये यहाँ पे कह रही हैं कि बस माहौल ऐसा है कि जी पास ही करना है, पास ही करना है। थोड़ा वजाहत कर देना, ये किसका माहौल है या किसका दबाव है, डंडा है कि जिसके तहत पास करना पार्लियामेंट की, सेनेट की, कमेटी की मजबूरी है, और फिर हम बाद में तरमीमें कर लेंगे। तो अली बुखारी साहब, आपको क्या लग रहा है, ये पीपल्स पार्टी का क्या, ये कोई दोगलापन नहीं है? देखें जी, पीपल्स पार्टी ने तो जो इस टेन्योर के अंदर अपनी एक लेगेसी थी उसको दफना दिया जी। जो ये कहते थे कि हम 1977 के आइन के बानी हैं और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उसको बनाया, और आपने देखेंगे 84वीं अमेंडमेंट में जितना किरदार आया वो 90% अगर किसी का था तो बिलावल भुट्टो जरदारी का था। मुझे नहीं पता उनको क्या अंडरटेकिंग्स दी हुई थी, मुझे नहीं पता उनको क्या बाग दिखाए गए थे, बट मुझे इतना पता है कि बिलावल भुट्टो ने आपके साथ गाड़ी से उतरते हुए कहा था कि बहुत मंजूर हो गया और आपको मुबारक दी। मैंने एक क्लिप देखा था। अब रात को 12 बजे असेंबली का इजलास बुलाया गया। 2011 के रूल्स ऑफ द सेनेट और 2007 के रूल्स नेशनल असेंबली के खुद तोड़े गए, और जिस तरह वो बिल आया, जिस तरह वो अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन आई, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपको पता है वो आपके डायरेक्ट लोगों से इफेक्ट करती है, वैसे तो एक्ट भी करता है। तो पीपल्स पार्टी ने तो, जो अभी मैं सुन रहा था सेनेटर साहबा की बात, तो इनका तो एक मुझे समझ नहीं है कि यू आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। क्या आपके सदर उनकी नून की वोटों के बगैर बने हैं? क्या उनका वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, सारे एक दूसरे की वोटों से नहीं बने? आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं सदर आसिफ जरदारी जो बिल है कम से कम एक बार वापस भेज देंगे कि भाई मुशावरत करके करें, इतना भी करेंगे, या फौरन ही को घी मार देंगे और फिर इधर आके हमें बताया जाता है कि हम आपके साथ खड़े होंगे? तो सदर जरदारी को ये बिल वापस भेजना चाहिए। देखें मतीउल्लाह जान साहब, अब हम 2025 पे बैठे हुए हैं। हम कह रहे हैं उंगली के पीछे लाइट छुपा दूंगा मैं, सूरज छुपा दूंगा, नहीं छुपती। अब आज का बच्चा जो है वो इन यूटेंसिल्स, इन इंस्ट्रूमेंट्स से जवान हुआ लेके, वो जो बच्चा था वो भी मैच्योर है। तो एक एक चीज़ जो ये बोल रहे होते हैं वो छुप नहीं सकती, वो पता चल जाता है कि इसके पीछे इसकी थीम क्या चल रही है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी में इतनी वर्थ है कि वो ऐसा करेगी। और अगर उन्होंने कोई पोलिटिकली गेम स्कोरिंग के लिए ऐसा किया अभी, तो दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द असेंबली। कहाँ उन्होंने इसके मुखालफत में वोट दे दिए? या तो कहते हैं ना इसके अगेंस्ट हम वोट देंगे, तो हम तो पहले ही नहीं दे रहे थे, बिल्कुल बिल ही पास नहीं होना था। ठीक है। साकिब बशीर साहब, आपको क्या लगता है कि मीडिया की जो तंजीमें हैं, आज एहतजाज तो सारे पाकिस्तान में किया, मगर क्या हम इतनी सलाहियत है हमारे सहाफ़ी तंजीमों में
कि वो इस काले कानून का मुकाबला कर सकें, और ये एहतजाज आखिर कब तक जारी रहेगा और क्या करना चाहिए आपके नज़दीक सहाफ़ियों को और सहाफ़ती तंजीमों को? मेरा ख्याल भरपूर तरीके से एहतजाज आज हुआ है मुल्क भर में। मैं देख रहा था कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में भी, और इस एहतजाज को जारी रहना चाहिए। बाकी अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज़ साथ हैं भी, और बहुत सारी ऐसी आवाज़ें भी हैं जो बाकी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो हुकूमती इत्तेहादी हैं। फ़रतुल्लाह बाबर साहब का मैं ट्वीट पढ़ रहा था कि उन्होंने कहा कि सदर आसिफ अली जरदारी को इस पर दस्तखत नहीं करने चाहिए और वापस भेजना चाहिए। और ये पीपल्स पार्टी की ह्यूमन राइट्स कमेटी के चेयरमैन हैं, और इसी तरह बाकी भी लोग हैं। रज़ा रुबानी है, हो सकता है उनकी जानिब से भी कोई ऐसी स्टेटमेंट है, तो इनको इंगेज करके मेरे ख्याल में हुकूमत पे प्रेशर बढ़ाना चाहिए। उसकी वजह ये है कि ये बड़ा खौफनाक किस्म का मतलब ये तरमीम जो है वो ला रहे हैं, और हैरान कौन तौर पर अपनी वजाहत ये देते हैं कि बस वो पास कराना है, बस वो पता नहीं कहाँ से मतलब इनको कहते हैं हम आपके साथ भी खड़े हैं। मतलब ये हमारे साथ तो खड़े हैं लेकिन किसी दूसरी पोजीशन में कहीं और हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रही। ये सेनेटर साहब की आवाज में सुन रहा था कि ये मतलब क्या है, मतलब या तो पीपल्स पार्टी ऐसा, पीपल्स पार्टी में जो अवामी पजीराई कम हुई है उसकी वजह ये भी है ना, आपका एक माजी है, आपका मतलब आप स्टैंड लेते थे इस किस्म के मामलात में, तो आप अगर दोगली पॉलिसी रखेंगे और आप ये समझते हैं कि पब्लिक को पता नहीं चलेगा, तो ये बड़ा है। अब देखिए ना, ये शहर-ए-अमान और पीपल पार्टी के 3 मेंबरान हैं सेनेट के अंदर जो उस दाखिला कमेटी के मेंबर हैं, जहां पे बगैर बहस के ये कानून रेकमेंड किया गया सेनेट को, और शोर पड़ा हुआ था पूरे मीडिया पर, सारे सहाफ़ी, स्टेक होल्डर, तंजीमें सब कह रही। जी, हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पे ज़मीर हुसैन गुमरो साहब ने। ज़मीर हुसैन गुमरो, सेनेटर साहब ये बताएं कि ये सेनेट की कमेटी के अंदर ये बिल जो है पीका का, जिसको सहाफ़ी काला कानून कह रहे हैं, बगैर बहस के, बगैर सहाफ़ियों से मशावरत के ये पास कैसे हो गया? शहर-ए-अमान कह रही हैं कि बस एक माहौल बना हुआ था कि ये बिल पास करना है, इसलिए बहस नहीं हो सकी। तो कि वो माहौल क्या था? मेरे ख्याल में ये जो बिल हमारे पास पहले आया था, इसमें बड़ी जो है वो ड्रैकोनियन था, उसमें बड़ी सजाएं थी, लेकिन हमने उसको जो है वो डिलीट किया था। उसमें इन्होंने 80 सेक्शन डाला, सेक्शन 36 से। इसमें क्या कोई सजाए मौत भी थी जो पीपल पार्टी ने निकलवा दी? नहीं, इसमें साथ सजा थी फेक न्यूज पर, वो हमने निकलवाई। कंप्लेंट कमीशन हमने बनवाई, उसमें क्रिमिनल्स जो है वो जो प्रोटेक्शंस होते हैं वो हमने दिलवाए। वो पहले तो कमेटी में मुशावरत क्यों नहीं हुई? क्या कमेटी सहाफ़ियों को, सहाफ़ती तंजीमों को बुला नहीं सकती थी? बिल्कुल, ये मैं आपसे एग्री करता हूँ। अच्छा, आप एग्री करते हैं मुझसे भी? अच्छा, मैं एग्री करता हूँ इससे कि ये जब बिल आया तो सेनेट पास कर रही थी, हमने कहा कि इसको कमेटी के पास भेजा जाए, और हमारा ही इंस्टेंस पर कमेटी में गया था, लेकिन कमेटी को करना चाहिए था बिल को कंसल्टेशन। नहीं, तो आपने मुखालफत की फिर इस बिल की? नहीं, हमने तो मुखालफत नहीं की। अच्छा, हमने ये कहा कि कंसल्टेशन कमेटी को भेजें, कंसल्टेशन होनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, आपकी पार्टी की हिदायत क्या थी कि इस बिल को सपोर्ट करना है? पीपल्स पार्टी की हिदायत हमने जिस फॉर्म में बिल था उसको हमने डिलीट किया। उसके बाद जो है वो जाहिर है कोalition में है, तो हमने उसको बिल को पास किया और बिल में अमेंडमेंट हो सकती है। तो अब आप क्या कहते हैं? अब जबकि आपने बिल को वोट दे दिया, पास करवा दिया, तो अब आप क्या कहते हैं? ये बिल जो है कुछ ज्यादा सख्त नहीं बन गया? नहीं, इसमें 2 चीजें हैं ना। ये जो ट्रिब्यूनल बनाया है, ट्रिब्यूनल का इशू आ रहा है, ट्रिब्यूनल में तो वो ऑफेंसेस नहीं जाएंगे कि ऑफेंसेस ट्राई होगी। ऑफेंसेस का तो वही सिस्टम रहेगा जो एफआईडी कोर्ट है, उसकी राइट ऑफ अपील है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। ये जो नहीं, हाई कोर्ट में तो अपील दी नहीं आपने, हाई कोर्ट में तो दे देते हैं। नहीं, ट्रिब्यूनल की नहीं है वो, हाई कोर्ट्स में तो देखे ना, जो क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं उसके लिए कोर्ट्स पहले ही बनी हुई हैं, वही कोर्ट्स होंगी। अच्छा, वो मैजिस्ट्रेट की कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उसमें राइट ऑफ अपील है, ऑफेंसेस उसमें जाएंगे। ये फेक न्यूज वाला भी जो सेक्शन है उसमें जाएगा, उसमें नहीं जाएगा ट्रिब्यूनल में। ट्रिब्यूनल में वो मैटर्स जाएंगे जो फॉर एग्जाम्पल किसी का जो है वो प्लेटफॉर्म जो है वो मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो बंद करते हैं या किसी का मटेरियल ब्लॉक करते हैं, वो ट्रिब्यूनल में जो है मैटर्स जाएंगे। ऑफेंसेस ट्रिब्यूनल में नहीं जाएंगे। जी, जैसे ट्रिब्यूनल बना हुआ है, इसमें ट्रिब्यूनल बना हुआ। साकिब बशीर कुछ कहना चाहते हैं? इसमें एक सवाल है कि पहले नेचुरल पर्सन होता था, कंप्लेनेंट बन सकता था, अब आपने इसका दायरा कार इतना खोल दिया है कि कोई चागी में बैठा हुआ मेरी ट्वीट वो कहेगा कि नहीं मुझे ये पसंद नहीं आई, तो वहां से कंप्लेनेंट बन के वो जो है वो इस किस्म की कार्रवाई शुरू करा देगा। पहले भी इसी तरह मिस यूज हुए हैं कि कोई जर्नलिस्ट पसंद नहीं है, क्रिटिकल आवाजें हैं, बोलते हैं, तो उनके खिलाफ पूरे मुल्क में जो है वो मुकदमे दर्ज हो जाते थे। तो आपने इतना बड़ा रास्ता दिया है ये कंप्लेनेंट बनने का, तो इसको
कैसे मतलब आपने किया है? नहीं, कंप्लेनेंट तो ये है ना, कंप्लेनेंट ये है कि फॉर एग्जांपल एक आम आदमी है, वो अफेक्ट होता है सोशल मीडिया पोस्टिंग से, तो वो कंप्लेन कर सकता है कि ये मेरे खिलाफ जो है फॉर एग्जांपल मेरी तस्वीरें डाल दी गई हैं, तो वो जाएगा उसके पास एजेंसी के बाद कि ये मटेरियल जो है वो रिमूव करो। नहीं, आपके खिलाफ अगर हो तो, या मेरे खिलाफ हो या आपके या मती साहब के खिलाफ हो, वो तो कंप्लेनेंट बन सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि एक बंदा चागी में है, एक सक्खर में है या एक लाहौर में है, वो तो एक अननोन है ना, तो वो मिसयूज होगा ना, तो इसको आपने नहीं देखा? नहीं, ये इसमें इसका जो है वो ये बिल्कुल नहीं है। इसमें ये है कि बंदा एग्रीव्ड हो, हमने उसमें वर्ड एग्रीव्ड डलवाया था। चले बहरहाल गुमराह साहब, आप ये मानते हैं कि आपने मुशावरत नहीं की और कमेटी में मुशावरत होनी चाहिए थी? मेरे ख्याल में बिल्कुल मुशावरत लैग कर रही थी, और हमने यही कहा था कि मुशावरत जो है वो पूरी मीडिया से होनी चाहिए, और ये प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को रेगुलेट नहीं करता। और फिर आपने कहा कि चले कानून बन जाए तो फिर बाद में मुशावरत कर लेते। नहीं, हमने ये नहीं कहा। हमारी वजह से ये बिल गया था कमेटी में गवर्नमेंट को, कमेटी को हेड कर रहा था पीटीआई, जो अपोज कर रहा था बिल का, और वो वहाँ मुशावरत तो होनी थी, लेकिन वो मुशावरत नहीं की गई। वो मुशावरत करनी चाहिए थी बिल्कुल। हमने 26 अमेंडमेंट में कितनी मुशावरत की थी, हमने बात में गए थे, हर जगह गए थे, लेकिन वो और आपने मुशावरत ना होने के खिलाफ एहतजाजन ने इस बिल को वोट दे दिया। नहीं, हमने तो उस वजह से मुशावरत के लिए ही कमेटी को भिजवाया था ना, और कमेटी को मुशावरत करानी थी। अगर उन्होंने पीटीआई ने मुशावरत नहीं कराई तो वो बिल वापस आ गया। तो अच्छा, ये पीटीआई ने मुशावरत करानी थी? क्यों अली गिलानी साहब, आपने मुशावरत नहीं कराई, इन्होंने वोट दे दिया। देखिए सर, मैं तो हैरान हो गया। इस वजह से कमेटी के पास बिल गया था कि वो वहाँ मुशावरत होगी और सहाफी को जो है वो बुलाया जाएगा, उनका मौक़िफ़ सुनाया जाएगा, और जो ओपन एंडेड प्रोविजन है उसको तरमीम कर सकते थे। तो फिर तो आपको पीटीआई की मुखालफत में वोट ही नहीं देना चाहिए था, अगर पीटीआई मुशावरत नहीं करा रही थी तो। नहीं, पीटीआई की कमेटी तो पीटीआई की थी, इट इज हेडेड बाय द पीटीआई, चेयरमैन कमेटी का पीटीआई का है, और उसमें जो है वो उनको मशावरत करानी चाहिए थी, और गवर्नमेंट पर भी रिस्पांसिबिलिटी थी। हम गवर्नमेंट को भी कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि हम गवर्नमेंट को नहीं कर रहे, गवर्नमेंट की भी रिस्पांसिबिलिटी। बिल्कुल। सेनेटर ज़मीर हुसैन गुमराह साहब, बहुत शुक्रिया, आपने सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त दिया। साकिब बशीर साहब, ये अब मामला तो कुछ अजीब सा ही लग रहा है, क्योंकि पहले पैमरा का जो बिल बना हुआ है वो भी बड़ी सख्त कानून है, और उसके ऊपर भी मीडिया एहतजाज करता रहा है, और अब ये जो बिल मंजूर हो चुका है, इसके बाद आप समझते हैं कि सोशल मीडिया वाकई कंट्रोल हो जाएगा, या हम कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेंगे? दुनिया का सोशल मीडिया तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। नहीं, मेरा ख्याल में कंट्रोल आप नहीं कर सकते। इससे कभी भी बड़ी कोशिशें हुई लेकिन कंट्रोल नहीं हो सका, और अब की बार जो ये करने जा रहे हैं, और इसमें आप देखें कि जो फेडरल गवर्नमेंट को पूरी प्रोटेक्शन दी गई है। आप जुडिशरी पे कोई बात नहीं कर सकते, आप पार्लियामेंटेरियंस पे, आप सूबाई असम्बली के जो MPs हैं उन पे कोई बात ही नहीं कर सकते, और उनको अगर शक भी गुजरे, मैं अगर क्रिटिसाइज कर रहा हूँ तो उनको शक गुजरे कि नहीं ये तो मेरी डिफेम कर रहा है, या मेरे खिलाफ जो वो इल्ज़ाम लगा रहा है और झूठा इल्ज़ाम है, और जो भी उसको नाम वो दे, और वो जो है वो कंप्लेनेंट वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्लेनेंट जो है, इससे कबल आप देखें कि अरशद शरीफ, उनके खिलाफ जो केसेस बने थे 10 के 12 या 20 केसेस, वो इसी तरह ही बनते थे ना। फलां को लगा कि नहीं जी आपने ये भी गलत कहा है, सक्खर में लगा ये, आपके चागी में लगा तो ये, मतलब 10 मुकदमे हो गए, तो एक साफ़ी के लिए काफ़ी है। तो ये फिर देखते रह जाएंगे कि ये कैसे मिसयूज होता है, और मिसयूज करने वाले फिर कर लेते हैं। चलें हम देखेंगे, और पहले भी देख चुके हैं कि ये कानून जब जो है कभी ना कभी नून लीग के ऊपर भी इसका इतलाक होगा, और फिर हम वही सवाल करेंगे। इससे कबल 2020-21 में मैं खुद ये मिलते रहे, ये मरियम और अफजेब एहसन इकबाल भी ये पिटिशनर बन के आगे थे। पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस पीटीआई ने जारी किया था, वो उसके खिलाफ बतौर पिटिशनर, और ये कहते थे काला कानून है। काला कानून आप कहते हैं तो पीटीआई का था, हमने तो सिर्फ वोट दिए। बहरहाल एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। सहाफ़ती चौकी पर कब्ज़े के बाद लगता है, अदालती चौकी पर तो पहले ही कब्ज़ा हो चुका था। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजों के बीच अख्तियारात की जंग है, उसने एक नया ड्रामाई मोड़ अख्तियार कर लिया है। 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो जजेस कमेटी के रुकन थे और आज आइनी बेंच में भी बैठे थे, उनके खिलाफ जस्टिस मंसूर अली शाह ने तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए फुल कोर्ट का लिखा था चीफ जस्टिस आई आफरीदी को। आज उन 3 जजेस ने आइनी बेंच में बैठ के जस्टिस मंसूर अली शाह के 13 जनवरी और 16 जनवरी के उन अहकामात को वापस ले लिया बतौर आइनी बेंच कि जिन अहकामात की बुनियाद पर उन्हीं 3 जजों के खिलाफ तौहीन अदालत की फुल कोर्ट बननी थी। तो अपने कॉज के लिए खुद ही जज बन गए।
जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर। और यूँ अटॉर्नी जनरल भी वहाँ खड़े देखते रहे। उन्होंने कहा ज़रूर कि तौहीन अदालत के उस फैसले के ख़िलाफ़ अपील कर रहे हैं, मगर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने किसी किस्म का कोई ख़तरा मोल नहीं लिया, कोई रिस्क नहीं लिया। तो साकिब रशीद, ये क्या सूरत हाल पैदा हो रही है? मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी आज फुल कोर्ट के हवाले से जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कुछ कहा है, वो पहले सुन लेते हैं। एक ख़त ने पूरी दुनिया पाकिस्तान के अंदर निज़ाम को तब्दील कर दिया है। मुझे उसका जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप सब गवाह हैं कि 26वीं आईनी तरमीम एक लेटर पे बेस करती है। अब वो किस हद तक सस्टेन करेगी, मुझे तो ये उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल बेंच ही उसको सुनेगा एट द एंड, और ये इशू रिजॉल्व होगा पाकिस्तान की आवाम के लिए और इस मुल्क की बका के लिए। मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि अदलिया अपना रोल ज़रूर प्ले करेगी, इसीलिए हमें वो अपराइट लॉयर्स रिक्वायर्ड हैं जो कि अपराइट जज बनते हैं। हमें वो अपराइट मीडिया रिक्वायर्ड है जो कि शख्सी आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ बरमला करता है। खेलदार साहब, मैं आपकी तरफ ही आ जाऊंगा। ये फुल कोर्ट बनाने में क्या हर्ज है? वैसे भी आप तो सियासतदान हैं, मुशावरत पे बिलीव करते हैं, तो फुल कोर्ट अगर जजेस बैठ जाएं 26वीं आईनी तरमीम के मामले पे तो कोई इसमें हर्ज तो नहीं है? आपकी क्या सोच है? मेरी सोच ये है कि जो भी इदारा है वो आइन और कानून के तहत चलना चाहिए, और इस मुल्क के साथ बहुत ज्यादती हुई है, और उन चंद जजेस के जो माजी में जिनकी ख्वाहिशात पे एक वजीर आजम को घर भेजा जाता है, कभी नाअहल किया जाता है, किसी को फांसी चढ़ाया जाता है। आपका इशारा इमरान खान की तरफ है? टू सी यू, वजीर आजम इमरान खान की मेरा इशारा उसकी सहूलतकारी के जिसको 9 मई का मुजरिम था गुड टू सी यू कह के भेजा गया। अच्छा, अपनी बेगमात की ख्वाहिशात पे, अपने पार्टी एफिलिएशन के बच्चों की ख्वाहिशात पे, इस तरह इदारे जो है मजबूत नहीं होते, इदारे कमजोर होते हैं। और मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट का ऑनरेबल चीफ जस्टिस एक आइन पसंद चीफ जस्टिस है, तो ये फैसला इदारों का मैं उस पर कोई ज्यादा कमेंट्स नहीं करना चाहता। जो 26वीं आईनी तरमीम पूरी पार्लियामेंट ने बनाई है, और ये जो हमारे अली बुखारी साहब बैठे हुए हैं, इनकी जमात का इनपुट मौलाना फजल रहमान आप कह रहे हैं आया है, और सबने इसके खेलदार साहब आप कह रहे हैं पूरी पार्लियामेंट ने बनाई है, लेकिन अली गिलानी साहब की पार्टी तो कहती है कि पार्लियामेंट, मैं ये कह रहा हूँ पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, उनके बनाए हुए। जी साकिब रशीद साहब, मोहसिन कियानी कह रहे हैं कि एक ख़त की वजह से 26वीं तरमीम लाई गई। बज़ाहिर ये उन 6 जजों के ख़त का हवाला दे रहे हैं, 6 जजों के दस्तखत शुदा ख़त, बड़े खौफनाक इल्ज़ामात खुफिया इदारों पर लगाए कि किस तरह जजों को हरासा और ब्लैकमेल किया जाता है। तो इस 26वीं तरमीम के बाद तो उनकी बात दुरुस्त लगती है, क्योंकि इसके बाद तो एक हुकूमती अक्सरियत वाला जुडिशल कमीशन आ गया है जो न सिर्फ ये जजों की तैनाती करता है बल्कि वो जजों के बेंच भी बनाना शुरू हो गया है। तो बात तो दुरुस्त लग रही है। बिल्कुल, वो जो उन्होंने इशारा किया है 25 मार्च को खत आया था, और उसके बाद ये चाहे शायद जो है वो, क्योंकि गवर्नमेंट की जानिब से हर चीज़ को डिनाई किया गया, फिर जस्टिस काजी फाइसा ने कोई उस पर कुछ भी नहीं हुआ, फर्दर केस लगा, उन्होंने भी सहूलतकारी की, बिल्कुल उन्होंने सहूलतकारी की, और उसके में केस लगा, केस में भी कुछ नहीं हुआ, फिर इन्होंने चीफ जस्टिस या अफरीदी आए, फिर भी मामला कुछ नहीं हुआ। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो मेरे ख्याल में जो करना चाह रहे थे वो उन्होंने कर लिया, और जो पूरा जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब जज लगाने हैं, चीफ जस्टिस लगाना है, आईनी बेंच लगाना है, कौन सा जज हमारा केस सुनेगा, कौन सा नहीं सुनेगा, और किसको जज लगाना है, सारा कुछ हुकूमत ने अपने हाथ में ले लिया है। अब वो खुद जो है वो चला रहे हैं। तो मेरे ख्याल में हुकूमत अगर एक मातहत इदारा अदलिया को बनाएगी तो फिर इस किस्म की आवाज़ें आएंगी, कभी जस्टिस मंसूर अली शाह की, जस्टिस कियानी की, या किसी और जज की, इस किस्म की आवाज़ें तो डेफिनेटली आती रहेंगी जब तक ये सिस्टम जो है वो मतलब सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच कम से कम 26वीं आईनी तरमीम को नहीं देख। अच्छा, ये जो तकरीर जस्टिस मोहसिन कियानी ने की है, ये तो इस्लाम
इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बाहर से खिताब है, और मेरे ख्याल में अगले चंद दिनों में भी हर रोज एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज तकरीर करेगा। वो कौन कौन से होंगे अभी उस हवाले से कंफर्म इतलात नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में मजीद भी कुछ जजेस मतलब सुप्रीम कोर्ट से भी हो सकते हैं, तो वो हो सकता है कि वो भी तकरीर इस तरह करें तकरीर बाद में। एडवोकेट अली बुखारी साहब, आपको क्या लग रहा है कि ये अदालत के अंदर जिस किस्म की कशमकश चल रही है, इसका क्या अंजाम हो सकता है? देखिए, ये कशमकश तो 26वीं अमेंडमेंट से पैदा की गई है ना, अदालतों को कमज़ोर किया गया, इदारों को कमज़ोर किया गया। उसकी वजह इससे ये थी कि जो इंसाफ जहाँ से मिल रहा था, जहाँ से इनको डर था कि यार आम इंसान को इंसाफ मिल सकता है और इनकी बात को कोई पकड़ने वाला मौजूद है, इनकी चोरी को पकड़ने वाला मौजूद है, इनके अनफेयर जो डिसीजंस हैं उनको पकड़ने के लिए कोई चीज़ मौजूद है, वो बेसिकली तो कोर्ट थी। और सुप्रीम कोर्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के साथ साथ वो इंटरप्रिटेशन करती है कॉन्स्टिट्यूशन की भी। अब तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके उनको तो अपना आप नहीं पता क्या उनके फैसलों की भी जो है इंटरप्रिटेशन अब ये जो पार्लियामेंटेरियंस हैं ये क्या करेंगे। जिन पार्लियामेंटेरियंस का फैसला आम अल्फाज में बता देता हूँ आपको, जिन फॉर्म 47 वाले पार्लियामेंटेरियन का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना था, फॉर्म 47 वालों ने उन्हीं का फैसला कर दिया। बात यह है कि वहाँ से बात शुरू हुई थी और आज भी बात वहाँ पर ही खड़ी है कि आज फॉर्म 47 वाले क्लियर हो जाते हैं। फॉर्म 47 वाले जो ट्राइब्यूनल के केसेस थे कहाँ तक पहुँचे हैं? वहीं रुके हुए हैं जी, और अभी तक जो नहीं चल रहे। उसके अंदर यह है कि रिटायर्ड जज को लगा दिया गया। हमारे केस के अंदर जो मेरे अपने यानी 48 का केस था, उसमें ट्रिब्यूनल मुकर्रर कर दिया गया रिटायर्ड जज शकूर प्राचा साहब। उसकी आखिरी हियरिंग कब हुई? शकूर प्राचा साहब की 18 दिसंबर को उन्होंने बुलाया, जिसके बाद हमने उनके और जो ECB का ऑर्डर था उसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया, क्योंकि उनके अपने बेटे का नाम पिंडी जो पंजाब से जजेस आ रहे हैं उनकी लिस्ट में मौजूद था प्राचा साहब का। अच्छा। बात यह फिर हम कोर्ट में गए, हमने कहा हाई कोर्ट ने उसमें स्टे दिया, तो अब बढ़ा हुआ है। लास्ट टाइम तक हाई कोर्ट ने डिसाइड करना है कि हर तरफ से जुडिशरी में जिस तरह भी आप देखें, अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए ये कोशिशें हो रही हैं, मतलब ये इतलात आ रही हैं कि बाहर से चीफ जस्टिस लाने की। कि अब देखें ना कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑलरेडी कॉम्पिटेंट जज मौजूद हैं, लेकिन क्योंकि उनको लगता है कि नहीं ये गवर्नमेंट समझती है कि हो सकता है किसी मौके पर जो है वो हमारे खिलाफ को फैसला दे दे, तो इसलिए इनको नहीं लाना, कोई और लाए कि जो हमारी फेवर में हो। तो ये भी बड़ा एक खौफनाक ट्रेंड है कि आप जो है वो हर चीज़ को डिसमेंटल कर रहे हैं, और जिस किस्म की सिचुएशन बना रहे हैं, कल मुस्लिम लीग नून बिल्कुल भूल चुकी है कि कल आपने अपोजिशन में भी जा सकते हैं और आप पर भी केसेस बन सकते हैं। 26वीं अमेंडमेंट आई ना, इसमें इस्लामाबाद को खास तौर पे पिन पॉइंट किया गया। आप देखेंगे 26वीं अमेंडमेंट आई, उसमें चारों सूबों के अंदर जो कमीशन बनाना था, जुडिशल कमीशन, उसके अंदर चारों सूबों के चीफ जस्टिस मौजूद थे और सीनियर प्यूनी जज। इस्लामाबाद में इंटेंशनली मैं कहता हूँ 22 किस्म का ये अमेंडमेंट लेकर आई गई, और इसके अंदर जो है वो इस्लामाबाद में सिंपल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को रखा गया और सीनियर प्यूनी जज मोहसिन अख्तर गियानी साहब को इंटेंशनली बाहर रखा गया। नहीं, अब आपको पता है ना, कल जो जुडिशल कमीशन ने फाइनली कह दिया है कि सीनियर प्यूनी जज तीनों सूबों से, वो भी उनको भी निकाल दिया गया। ये अभी आखिरी जो कल का फैसला है, रूल्स बना के कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करेंगे, हमें तो यही समझ नहीं आ रही कि मसला ये है ये कौन था जिसने जो 3 सूबों की हाई कोर्ट्स के जजेस को, सीनियर प्यूनी जजेस को बिठाया? ये सवाल है ना। चीफ जस्टिस याया अफरीदी जो है वो चेयर करते हैं, उनके ऑफिस से लेटर निकलता है, और ये कहीं नहीं देखा जाएगा कि 1.5-2 माह 2-3 मीटिंग में वो आते रहे। बड़े बड़े कानूनी दिमाग जुडिशल कमीशन में बैठे हुए थे और उनसे इतनी बड़ी गलती हो गई, और अटॉर्नी जनरल हैं, लॉ मिनिस्टर हैं, और चीफ जस्टिस को दें, और 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस। मेरे ख्याल में जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस पॉइंट को उठाया था। जब उनके पास कोई जवाब नहीं हुआ तो जस्टिस मुनीब अख्तर की बात मान ली गई, बजाय इसके कि जस्टिस मोहसिन कियानी को शामिल कर देते, उन्होंने बाकी तीनों को। वैसे जस्टिस मुनीब अख्तर साहब से पहले हमने ये पॉइंट उठाया था कि आपने और एग्जैक्टली वो वीडियो लॉग हुआ था कि हमने पॉइंट उठाया था कि ये क्या मामला है, तो उसके बाद ये पहुंचा और उसके बाद जो आप निकाल दिया। बिल्कुल सही है। अच्छा खेलदार साहब, ये मुज़ाकरात का जो खेल हो रहा है, इसका क्या अंजाम होगा? और आप नहीं समझते कि कमीशन का ऐलान करने में तो कोई हर्ज नहीं थी और इसी वजह से मुज़ाकरात का मामला भी रुक गया? देखिए, पहली बात ये, मुज़ाकरात बानी PTI के ख्वाहिश पे हुए थे। उन्होंने पहले कमेटी बनाई और स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने उसके बाद वज़ीर आज़म को गुजारिश की और उसके बाद हमने कमेटी बनाई। हुकूमत ने बड़ा दिल करके और बड़े हौसले से इनको सुना और अच्छे माहौल में मीटिंग्स हुई। अच्छा, ये मैं समझता हूँ जो 1000 यूटर्न बानी PTI ले चुके, उसमें भी एक यूटर्न लिया है। इन्होंने जब डिमांड दी तो हमने उनको तारीख दी थी 28 तारीख को, हम आपको इस तरह ये लेके आए थे डिमांड, हम इनको जवाब देना है। तो आज ये ना आना
ये साबित हुआ कि ये जो है हमेशा की तरह हर चीज में पीछे भागते हैं और इनिशिएटिव इनका था, उनके खुद ही भाग गए हैं। अच्छा, तो इसमें जवाब भी पैदा बताएं। इसमें अना की क्या बात है, ईगो की क्या बात है? बता दें कमीशन बनना है नहीं बनना, अगर बनना है तो वो TORs के लिए आ जाएंगे आपके पास। इसमें इतनी अना की क्या बात है कि वो आएंगे, कुर्सियों पे बैठेंगे और चाय पिएंगे तो फिर हम बताएंगे कि कमीशन नहीं बन सकता? क्या जवाब क्या था वैसे? कोई भी मुज़ाकरात शराइत पे नहीं होते। जब आप टेबल पे बैठ गए हैं, आपने हर चीज को अच्छे माहौल में किया है, तो फिर यही बता दें कि ये शर्त लगाने की जरूरत क्या है। खेलदार साहब, अगर आपने इनसे खेलदार साहब आपने इनसे तहरीरी तौर पे मुज़ाकरात मुतालबात मांगे, इन्होंने तहरीरी तौर पे दे दिए, आप इन्हें तहरीरी तौर पे जवाब दे दें। नहीं देखें ना, ये बैठेंगे तो हम इनको तहरीरी दे। अच्छा, बैठेंगे तो फिर लिख के दें, सबब बता दें, वजूहात बता दें। उसमें बैठने से क्या मुराद है? बैठ के फिर लंबी चौड़ी बहस वाली बात है। कमीशन बनाना है या नहीं बनाना है, इसमें हाँ या ना वाली बात होगी ना, बाकी तो TORs होते हैं। देखें, मैं यही कह रहा हूं कि 28 तारीख को जब मीटिंग तय थी एक पार्लियामेंट में, आप बैठ के अपने जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैनशिप भी तो लेते हैं ना, आप प्रिविलेज भी तो लेते हैं ना। आप जब पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, आप टेबल पे बैठे हुए हैं, आपकी एक मीटिंग तय थी स्पीकर के क़यादत में, तो आपको ना आने का मैं कहता हूं जवाब क्या है? भागने की बात है ना जी अली साहब, बात से पीछे क्यों मुज़ाकरात क्यों नहीं जाके बैठ जाए? गवर्नमेंट का कोई एक जेस्चर भी देना होता है ना। आपने पहले 2 महीनों में क्या किया है? 1.5 महीना हो चुका है, आपने कहा जी रिटर्न दें। हम हर प्रोग्राम में बैठ के कहते थे यार 2 निकाती एजेंडा है, 2 पॉइंट्स टेबल हुए हैं, 2 चीज़ें हैं। आप एक कहते हैं कि हमने 9 मई को ये कर दिया, हमने 26 नवंबर को ये कर दिया। हम कहते हैं जी कि आपने ब्रूटल मर्डर किया, आपकी ये सारी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस थे, आप उसके ऊपर एक कमीशन बना दें। एक डिस्प्यूटराइज हो गया, डिस्प्यूटराइज होता है तो उसके ऊपर यही हल किया जाता है कि कमीशन बना दें जिसपे किसी को कमीशन के ऊपर जो है एतराज़ ना हो। आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के 3 जजेस को कमीशन मुकर्रर कर दें। आपने कहा रिटर्न दें, हमने रिटर्न लिख के दे दिया। क्या हो गया? अब दमादम बस कलंदर हो गया। देखें मती भाई, हमारे पास तो खोने के लिए है कुछ नहीं ना। हमें तो मारा भी, हमारे तो ना इज्जत छोड़ी, ना अपने हमारे इलेक्शन छोड़े, ना मैंडेट छोड़ा, ना काम कारोबार छोड़ा, गोलियां भी मारी, हम फिर आ जाएंगे, आप फिर गोलियां मार देना। यही हो जाएगा। खुदा न करे ऐसी कोई सूरत हाल पैदा हो। खून लिखा है निहत्ते लोगों का, अपने पाकिस्तानियों को, तो हमारे हुकूमत का यही काम है। सियासत में कभी गोली दी जाती है, कभी गोली मार दी, लेकिन लाइव बुलेट नहीं मारी जाती। लेकिन जिंदगी और मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में है, चाहे वो सियासी मौत ही क्यों ना हो। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।